मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 और ये चलेगा अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे, ठीक है, कि भारत का नाम क्या है। मतलब हम जो है संवैधानिक तरीके से या जो सरकारें हैं वो ऑफिशियली किन किन नामों का इस्तेमाल कर सकती है। साथ में भारत की हम किसके बारे में जानेंगे, टेरिटरी के बारे में जानेंगे, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार कितना है। ठीक है, तो अवधारणा से मतलब एक जो थिंकिंग चलेगी कहाँ तक, राष्ट्र तक, और भारत की सीमाओं का क्या है इसमें विकास है। ठीक है, तो ये सारे का सारा हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो पार्ट है वो किसकी बात करता है, ठीक है, किसकी बात करेगा, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करेगा। ठीक है, इस कितने आर्टिकल आएंगे इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आएंगे 1 से लेकर 4 आर्टिकल। ठीक है, तो पहला ही आर्टिकल देखो क्या बोल रहा है, संविधान का अनुच्छेद 1। तो क्या बोल रहा है, भारत, ठीक है, दैट इज इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, तो कितनी चीज़ें बता रहा है मेरे को, 2 चीज़ें बता रहा है। एक कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तो 2 ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो क्या यूज़ करें हम, इंडिया करें, या हम क्या यूज़ करें, भारत यूज़ करें। तो जब भारत में G20 समिट हुआ था, ठीक है, तो अमूमन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, राष्ट्रपति को जब भी संबोधित किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन जब जी समिट हुआ था, ठीक है, तो वर्तमान सरकार ने क्या लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ठीक है, तो जिसको लेकर ध्यान रख लेना, जो विपक्ष वाले थे उन्होंने मुद्दा मतलब क्रिएट कर दिया था कि ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दरअसल में हमारे देश के लिए संविधान में कितने नामों का वर्णन किया गया है, 2 नामों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इन 2 नामों के अलावा ध्यान रख लें, संवैधानिक तरीके से और किसी नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। हम हिंदुस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आम बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन संवैधानिक कानून की भाषा में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, संघ, अब मैंने संघ के लिए आप लोगों को 2 शब्द बताए थे, एक का मतलब क्या, यूनियन, और एक का मतलब क्या, फेडरेशन। यूनियन का मतलब जहां पर आपको किसी भी तरह का पावर ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं देखने को मिलता, और फेडरेशन में क्या, जहां पर आपको क्लियर कट पावर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है। अब देखो ब्रॉडर टर्म में कहा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत लेवल पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि इंडिया क्या है, यूनियन है। लेकिन हमने पढ़ा है क्या, शेड्यूल सॉरी अनुसूची 7 पढ़ी है हमने। ठीक है, जो अनुसूची 7 पढ़ी है तो वहाँ पर क्लियर कट क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो हमें तो हमारे देश में फेडरेशन भी देखने को मिल रहा है। तो मोटे तौर पर अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूँ तो भारत क्या है, एक संघ ही है, एक यूनियन ही है। लेकिन अगर मैं अपने संविधान को पढ़ूंगा तो मेरा जो देश का नेचर निकल कर आएगा वो कैसा आएगा, फेडरेशन का निकल कर आएगा। मतलब यहाँ पर राज्यों के पास भी कानून बनाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। ठीक है, तो हम क्या है, हमारे लिए एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है क्वासी फेडरल। ठीक है, अर्ध संघात्मक। बस ये पॉइंट याद रखना कि आर्टिकल 1 क्या बोल रहा है, तो क्लियर कट बोल रहा है कि यूनियन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ध्यान रख लेना, तो हमारे पास वो क्या निकल कर आता है, फेडरेशन। कि हम ना तो यूनियन की तरफ हमारा पूरा झुकाव है, ना ही हमारा संघ फेडरेशन की तरफ, हम कहीं बीच में है। हमने अपने तरीकों से ही अपने आप के देश के नेचर का हमने स्वभाव बना रखा है। ठीक है, हमने जोर जबरदस्ती नहीं अपना रखा। जो चीज़ हमें सूटेबल लगती है कि किन परिस्थितियों में हमें यूनियन होना है और किन परिस्थितियों में हमें फेडरेशन होना है, तो इसीलिए पर ब्रॉडर टर्म में याद रखना, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो यह वाक्यांश भारत की अखंडता पर जोर देता है। ठीक है, मतलब यूनिटी पर जोर दे रहा है, इंटेग्रिटी पर जोर दे रहा है। ठीक है, भारत संघ, ठीक है, राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अब जितने भी राज्य हैं ना, 28 वर्तमान में 28, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था तो 14 राज्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ये 14 राज्य, ठीक है, स्वयं मिलकर, ठीक है, आए हैं और इन्होंने किसका निर्माण किया है, देश का निर्माण किया है, राष्ट्र का, और उस राष्ट्र का नाम क्या है, भारत है। ठीक है, तो कोई समझौता नहीं है इनके बीच में, जैसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा। ठीक है, जैसे यूएसए में है, तो यूएसए में जो स्टेट है, आई थिंक 51 या 52 स्टेट है, तब जाकर
उन्होंने क्या बना रखा अपने लिए, एक देश बना रखा है, इसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड हो रखे हैं ये, उनके बीच में क्या हो रखा है, एग्रीमेंट हो, लेकिन इंडिया के स्टेट के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो गया। ठीक है, तो किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार ही नहीं है। अमेरिका में वहाँ के राज्य जब चाहें अपने यूनियन से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में राज्य चाहकर भी यूनियन से अलग नहीं हो सकते, जितना मर्जी जोर जबरदस्ती कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि हम इस पर्टिकुलर टेरिटरी को अलग कर लेंगे, इस पर्टिकुलर टेरिटरी को अलग कर लेंगे, आपको सारी कंडीशंस पता है अगर आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो जैसे पाकिस्तान कह रहा मैं पंजाब को अलग करने की मांग हो रही है, साउथ इंडिया को अलग करने की मांग हो रही है, वेस्ट बंगाल अलग होने की मांग कर, तो नहीं, राज्य जो है स्वतः ही इस यूनियन में आए हैं। और ध्यान रखना, एक बार अगर आ गए तो अब ये चाहकर भी इस देश से अलग नहीं हो सकते। ऐसा क्लियर कट कौन बोल रहा है, अनुच्छेद 1 बोल रहा है। ठीक है, तो यह एक अविनाशी संघ है, मतलब जिसका हम विनाश नहीं कर सकता, जो मतलब नष्ट नहीं हो सकता। भले ही राज्य और उनकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, बदल दी जा सकती हैं। तो राज्य की सीमाओं में तो परिवर्तन हो सकता है, एक बड़े राज्य से, ठीक है, आप छोटे राज्य निकाल सकते हो या छोटे राज्यों से एक बड़ा राज्य बना सकते हो, लेकिन ये अलग नहीं होगा, इसको आप अलग देश कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर, चलिए ये है पहला। तो क्लियर कट बात बोलता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और भारत के लिए कितने नामों का इस्तेमाल किया गया है, 2 नामों का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, अब आता है आर्टिकल 2, 3 और 4। ठीक है, सिंपल सिंपल से इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 2 बोलता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करना। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग किसको, मतलब एडमिशन एंड एस्टैब्लिशिंग क्या, न्यू स्टेट। ठीक है, अब ये कौन से स्टेट हैं, तो ध्यान रख लेना, इन फ्यूचर। ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले, चीन के ऊपर कब्जा कर ले, नेपाल के ऊपर, भूटान के ऊपर, इधर म्यांमार के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, या फिर मालदीव के ऊपर, ठीक है, तो इन्हें जो है हम भारत के संघ में शामिल करेंगे। तो भारत के संघ में इन्हें जब हम शामिल करेंगे तो एज अ कंट्री शामिल करेंगे या एज अ स्टेट या राज्य के रूप में शामिल करेंगे। तो हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसके, एज अ स्टेट के रूप में शामिल करेंगे। तो यही जो बात बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, आर्टिकल 2 बोल रहा है। हुआ क्लियर, तो ध्यान रख लेना, मतलब ये देश जो बाहर कंट्रीज हैं उनको देश में शामिल करने की बात कर रहा है, आर्टिकल 2। ठीक है, तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी क्या करना है, स्थापना करना है। तो एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट किसका, न्यू स्टेट का। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 3 ये क्या बोल रहा है, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो या घटाना हो। अब ये देखिए आर्टिकल 3 बोलता है कि जो राज्य पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, पहले से ही किस में है, अस्तित्व में है, तो उनके नामों में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाना हो या उनके क्षेत्रफल को घटाना हो। ठीक है, तो ये उनकी बात कर रहा है। आर्टिकल 2 किन की बात कर रहा है, ये देशों को एज अ राज्य यूनियन में शामिल करने की बात कर रहा है। और 3 क्या बात कर रहा है कि पहले से जो राज्य अस्तित्व में है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, इन राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ठीक है, या इनसे मिलाकर, छोटे छोटे राज्यों से मिलाकर किसी बड़े राज्य का निर्माण करना हो, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल 3 लगेगा। ठीक है, तो यहीं पर वही कहा गया कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना घटाना आर्टिकल 3 के तहत होगा, राज्यों की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत होगा, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, तो वो भी किसके तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 2 और 3 आपको क्लियर कट इनके बीच में डिफरेंस लगा होगा पता, कि कौन सा देश को एज अ राज्य और कौन सा आर्टिकल जो पहले से राज्य अस्तित्व में है उनकी सीमाओं में, नामों में परिवर्तन करने की बात करता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 बात करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमने जब पार्ट पढ़ा था 20, पार्ट 20 के अंतर्गत हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 368, और इसके तहत ही हम क्या कर सकते हैं, संविधान में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, संविधान से किसी चीज़ को हटा सकते हैं, या किसी कानून की भाषा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं।
लेकिन आर्टिकल 4 बोलता है, अब आर्टिकल क्लियर कट 4 बोलता है, क्या बोल रहा है कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल है, और वो कौन सा है, 368। तो अब इनडायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो संविधान में अगर मेरे को संशोधन करना है तो मेरे पास कितने आर्टिकल आ गए, 2 आर्टिकल। डायरेक्ट आर्टिकल कौन सा है, 368, और इनडायरेक्ट आर्टिकल कौन सा आ गया, 4। मतलब इनडायरेक्ट जो आर्टिकल आया इसको हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। बस इतना याद रख लेना कि 1 क्या बात कर रहा है, 2 क्या बात कर रहा है, 3 ने क्या बात की और 4 ने क्या बात की। ठीक है, अब ये जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, चाहे इनके नामों में परिवर्तन करना हो, ठीक है, नए राज्यों को देश में बढ़ाना हो, या फिर 2 और 3 में संशोधन करना हो, तो इसके लिए जो मेजोरिटी लगेगी वो कौन सी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी लगेगी, साधारण मेजोरिटी लगेगी। ये क्या होगा कि हाउस का जो भी सदन होगा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उसका कितना 50% + 1। तो मान लीजिए लोकसभा में 100 सीटें हैं, तो इस 100 का कितने % अगर मेरे हिस्से में वोट पड़ जाए तो मैं मानूंगा कि राज्य का नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो 50% इसका 50 + 1, तो 51 वोट मेरे को अपने पक्ष में चाहिए बस। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है साधारण बहुमत। हुआ अब क्लियर? तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ठीक है, आपको संघ के बारे में पता लगा होगा, यूनियन के बारे में पता लगा होगा, नए राज्यों को कैसे प्रवेश करवाना है राज्य देश में वो पता लगा होगा। ठीक है, अब आते हैं जब हम आज़ाद हो गए, ठीक है, 1947 में, उसके समय क्या चुनौतियां आई हमारे देश में। ठीक है, तो 1947 की चुनौती, तो एक देश है, ठीक है, लेकिन रियासतें कितनी है, 565, ठीक है, प्रिंसली स्टेट कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए जब ब्रिटिश जो है हमें इंडिपेंडेंट देके गए या ट्रांसफर ऑफ पावर देके गए, उस समय देखो तो ब्रिटिश राज क्या हो गया, समाप्त हो गया। लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी लागू हो गया, मतलब अब जो है हमारे ऊपर ब्रिटेन की महारानी का राज नहीं होगा। ठीक है, तो अब प्रिंसली स्टेट जो, ठीक है, अब देखो तुम्हें बताता हूं कि उस समय 2 प्रकार के राज्य हैं, एक होंगे ब्रिटिश प्रांत जहां ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है, और दूसरे होंगे देसी रियासतें जहां पर इनका क्या था, इनडायरेक्ट। तो इनकी बात हो रही है, ये तो ऑटोमेटिक राज्य बन जाएंगे, इनकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट इनकी बात हो रही है। तो उनकी संख्या कितनी है टोटल अखंड भारत में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, तो कितनी है, 565 है। ठीक है, अब लगभग इतनी रियासतें हैं, तो इनके सामने 3 विकल्प रखे गए। ठीक है, अब इसी देश का मतलब ब्रिटिश भारत का 2 देशों में बंटवारा, एक तरफ क्या बन रहा है, पाकिस्तान, और एक तरफ क्या बन रहा है, इंडिया बन रहा है। तो इनके पास अब क्या दिए गए, विकल्प दिए गए, इनको चॉइसेस दी गई, क्या कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और आप चाहे तो क्या रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो 3 ऑप्शन दिए, किन्हें दिए गए, देसी रियासतों को। ठीक है, लेकिन जो उस समय के हमारे राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, उन्हें लगा, क्या लगा कि यह भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, कोई मान लो बीच में से कोई स्टेट आ जाएगी, वो बोल देगी कि मैं तो किस में शामिल होना चाहती हूँ, पाकिस्तान में, तो ऑटोमेटिक ये जो टेरिटरी होगी, मान लीजिए इतनी, ये ऑटोमेटिक किसकी टेरिटरी मानी जाएगी, फिर पाकिस्तान की। क्या फिर ऐसा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो फिर यही खतरा है उस समय के राजनेताओं को लगा, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा। ठीक, तो एकीकरण के वास्तुकार, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से सरदार पटेल को और उनके सचिव PV मेनन को ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए याद रखने वाले हैं, एक कौन से कि भारत का एकीकरण करने में मुख्य भूमिका किसकी रही, और साथ में उनके सचिव का क्या नाम है। इसी वजह से इनको बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। ठीक है, अब ये बिस्मार्क क्या है, तो ये बिस्मार्क एक व्यक्ति है, कहाँ के, जर्मनी के, जिन्होंने जर्मनी का क्या किया था, यूनिफिकेशन किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। तो बस उन्हीं के नाम पर, ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है, भारत का बिस्मार्क बोला गया। तो इस चीज को ऐड कर लेना, ये आपको इसमें PPT में नहीं मिलेगी, ये एडिशन है। ठीक है, अब उनकी रणनीति कूटनीति, बातचीत, और जहां आवश्यक हुआ उन्होंने किसका प्रयोग करा, बल का प्रयोग करा। तो जो रियासतें भैया भारत की टेरिटरी के अंदर हैं, घुसी पड़ी हैं, वो क्या चाह रही हैं कि इन फ्यूचर हम कहाँ चले जाएं, हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उनको उस खतरे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ध्यान रख लेना, अच्छी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी, मतलब अच्छी इन द सेंस कि पुलिस का भी इस्तेमाल किया इन्होंने, जनमत का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, और कई जगह पर इन्होंने क्या करा, सामने वाले राजा को झुकाने का भी
प्रयास मतलब कार्य किए हैं। तो ये है, ठीक है। तो इनके जो मुख्य साधन थे उसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो इसके तहत रियासतों के केवल 3 विषय भारत सरकार के पास रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से? रक्षा हो जाएगा, विदेशी मामले हो जाएंगे और संचार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी रियासत को, ठीक है, किसी भी रियासत को भारत में शामिल होना है, भारत में शामिल हो गया है, तो ये 3 मामले सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में रहेंगे? भारत के हाथ में रहेंगे। बाकी वो पूरी तरह से क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी, जैसे चाहे वैसे डिसीजन है वो जो प्रिंसली स्टेट है वो खुद ले सकती है, ठीक है। अब 3 रियासतें 3 समाधान, ठीक है। तो 3 रियासतें ऐसे ही आएंगी जो मतलब चाहती हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे या हम इंडिपेंडेंट शामिल होंगे। तो सबसे पहले आती है जूनागढ़ रियासत। ये मिलेगी आपको कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात का इस वाले रीजन में आएगा ये, ठीक है। अब देखो टेरिटरी किसकी है ये, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया के बीच में। तो अगर जूनागढ़ जो है, चला मान लेता कि पाकिस्तान, तो ये ऑटोमेटिक ये वाला जो जोन होता ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाता, ठीक है। तो यहीं पर तो जूनागढ़ का भारत में विलय करवाने के लिए उन्होंने क्या करवाया? जनमत संग्रह करवाया, मतलब रेफरेंडम, मतलब वोटिंग के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, नवाब जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर जो नवाब था वो मुस्लिम था, ठीक है। और वो कहाँ जाना चाहता था? पाकिस्तान जाना चाहता। लेकिन जो जनता थी वो मैक्सिमम क्या थी? भारतीय थी, ठीक है, मतलब हिंदू थी। लेकिन जनता ने अब वोट करवाया गया, वोट के तहत जनता ने डिसाइड करा कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। बस तो इस तरह किसका विलय हुआ भारत में? जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। किसके द्वारा हुआ? रेफरेंडम के द्वारा हुआ। दूसरा देखिए हैदराबाद, ठीक है। अब हैदराबाद कहाँ है? सबको पता है, बीचों बीच में है। अब ये अगर हैदराबाद चला जाता ऑटोमेटिक टेरिटरी, फिर आने जाने के लिए मतलब एयर स्पेस वगैरह सब कुछ है, मतलब फिर तो खतरा ही खतरा था भारत के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको मिलाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए क्या करा गया है? तो वो सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो चलाया गया है, ठीक है। तो निज़ाम ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की। तो पहले तो कह रहा था कि मैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। बाद में बोला कि मैं क्या रहूँगा? इंडिपेंडेंट रहूँगा। तो सरदार पटेल को लगा ये ऐसे मानने वाला नहीं है। फिर सरदार पटेल ने पुलिस के बल पर ही उसका विलय किस में कर लिया? भारत में कर लिया, ठीक है। तो जिसे 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। तो आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑपरेशन पोलो महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत को भारत में जोड़ा गया। उसके बाद आता है हमारे पास जम्मू कश्मीर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के द्वारा, ठीक है, विलय पत्र के द्वारा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का राजा ने बोल दिया था कि मैं तो जी इंडिपेंडेंट रहूंगा, ना मैं पाकिस्तान के साथ ना मैं इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन वक्त बदला थोड़ा सा, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। बस इसी अटैक के चक्कर में, सहायता मांगने के चक्कर में वो कहाँ आ गए? भारत। और भारत ने उसके साथ क्या करवा लिया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो पाकिस्तान आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, और भारत ने जैसे ही मदद करने की, मतलब जैसे वो मदद करने हैं, भारत ने डिमांड रख दी कि अगर आप हमारे साथ मिलना चाहते हो तो हमारी ये डिमांड है। वही हो गया कि डिफेंस हमारे पास, एक्सटर्नल हमारे पास और कम्युनिकेशन हमारे पास, बाकी आप जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। बस अब मरता क्या ना करता, साइन कर ही लिया उन्होंने। तो इस तरह भी जम्मू कश्मीर का किस में विलय हो गया? भारत में विलय हो गया क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पोर्शन अभी राज्य आएंगे कि कौन सा राज्य कैसे बना है कैसे नहीं, अभी उसकी कहानी आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।